वो सुबह की घंटी बजती थी, माँ टिफिन दिया करती थी और हम दौड़ते थे स्कूल की ओर। बैग भारी होता था लेकिन उसके अंदर होता था एक छुपा हुआ जादू का टुकड़ा, एक पेंसिल। कभी होमवर्क की लड़ाई हो तो कभी आर्ट क्लास की शान। हम सबकी उंगलियों से होकर वो पेंसिल चलती थी नटराज और अप्सरा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेंसिल ने हमें ABCD लिखना सिखाया वो कैसे बनी, किसने बनाई? और आज के टाइम पर क्यों पूरी दुनिया उस मेड इन इंडिया पेंसिल को सलाम करती है? एक वक्त था जब हिंदुस्तान पेंसिल बनाने तक लायक नहीं था। बाजार में विदेशी कंपनियां राज कर रही थी। फेबर कैस्टल्स, स्टेडलर्स, मित्सुबिशी, ये नाम सुनते ही लोग झुक जाते थे। लेकिन जब तीन दोस्त ने एक सपना देखा, हम एक ऐसी पेंसिल बनाएंगे जो बच्चों का भविष्य भी बनाए और देश का नाम भी बनाए, और आज वही सपना बन चुका है। 1200 करोड़ का इंडस्ट्री, जहां हर सेकंड हजारों नटराज और अप्सरा पेंसिल बन रही है, देश के कोने कोने में पहुंच भी रही है और नई नई पीढ़ी को गढ़ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी है। ये हर उस बच्चे की कहानी है जिसने अपने सपने इसी पेंसिल से शुरू किए। तो आइए आज जानते हैं नटराज और अप्सरा की वो कहानी जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि इतिहास में लिखी गई है। कहानी की शुरुआत होती है 1950 में। भारत को आजादी मिले कुछ ही साल हुए थे और देश यहाँ पर फिर से खड़ा हो रहा था। एक और राष्ट्र निर्माण चल रहा था तो दूसरी ओर स्कूलों में बच्चे स्लेट और चौक में अल्फाबेट लिखना सीख रहे थे। अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर हमारे चैनल पे वीडियो देखते हो ना, उसमें से 70% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और उस बेल आइकन को नहीं दबाते, जिसकी वजह से हमारी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए आपसे यहाँ पर विनती है और गुजारिश है कि प्लीज सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को प्लीज दबा दो ताकि हमें ऐसी और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। तो चलो आते हैं टॉपिक पे वापस। दूसरी ओर स्कूलों में बच्चे स्लेट और चौक में अल्फाबेट लिखना सीख रहे थे, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है। अच्छी पेंसिल ही नहीं थी उनके पास। जिन्हें पढ़ना था उनके पास लिखने का ठीक साधन भी अवेलेबल नहीं था। विदेशी ब्रांड जैसे कि फेबर कैस्टल और मित्सुबिशी ये सिर्फ एलिट स्कूलों में दिखते थे और वो भी गिने चुने अमीर बच्चों के बैग में। बाकी के लाखों बच्चे उनके हिस्से में आती थी सस्ती टूटी फूटी पेंसिल जो 2 पेज लिखने से पहले ही घिस जाती थी, या फिर पुरानी स्याही की बोतल और नटराज की कलमें जिनसे लिखना एक जंग के बराबर था। उस वक्त भारत में कोई भी इंडियन ब्रांड नहीं था जो कह सके हाँ हम तो तुम्हें इंटरनेशनल क्वालिटी की पेंसिल दे सकते हैं, वो भी कम दाम में। लोगों के मन में ये बैठ चुका था अगर क्वालिटी चाहिए तो विदेशी ही सही है। मेड इन इंडिया का मतलब था सस्ता लेकिन घटिया। लेकिन तभी एक व्यक्ति ने इस मानसिकता को तोड़ने की ठान ली। उसने कहा अगर बच्चे देश का भविष्य हैं तो उनकी उंगलियां भी भविष्य की ताकत होनी चाहिए, और वो ताकत आएगी एक सच्ची, मजबूत और भारतीय पेंसिल से। उस व्यक्ति का नाम था BJ सांघवी। वो एक आम इंसान थे लेकिन उनका सपना बहुत असाधारण था। एक ऐसा नाम जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन हर भारतीय स्कूल बच्चे की कॉपी पर उसके विजन की छाप जरूर पड़ा करती है। 1958 में जब भारत अपनी औद्योगिकरण क्रांति की शुरुआत कर रहा था, तब उस वक्त इस शख्स ने एक सवाल उठाया, क्या हम खुद अपनी पेंसिल नहीं बना सकते? ना उनके पास कोई भारी भरकम फैक्ट्री थी और ना ही कोई विदेशी तकनीक, ना ही कोई बड़ा ब्रांड नेम, लेकिन था तो उनके पास एक जुनून। और वो जुनून भी ऐसा कि हर बच्चे तक एक अच्छी, मजबूत और किफायती पेंसिल पहुंचानी है। उन्होंने देखा कि विदेशों में आने वाली पेंसिल महंगी थी, आम आदमी की पहुंच से बाहर थी, तो उन्होंने यहाँ पर लकड़ी, ग्रेफाइट और मिट्टी के कॉम्बिनेशन पर खुद रिसर्च शुरू की। इंडियन क्ले और ग्रेफाइट की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया। कई बार असफल हुए वो, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके खड़े हो गए। कभी पेंसिल लिखा नहीं करती थी तो कभी लकड़ी ठीक से नहीं छिलती थी। लेकिन दोस्तों सांघवी कभी रुके नहीं। छोटे से एक वर्कशॉप से शुरुआत हुई थी जहाँ पर कुछ मजदूरों के साथ हाथ से पेंसिल बनाई जाती थी। हर पीस में वो अपनी दिल लगा देते थे, जैसे कि कोई कारीगर मंदिर में मूर्ति गढ़ा करता था। और फिर कई रातों की मेहनत, हजारों ट्रायल्स के बाद 1958 में जन्म हुआ हिंदुस्तान पेंसिल का। ये कोई आम कंपनी नहीं थी, ये एक मिशन था। आपको बताता चलो कि यहाँ पर एक आदमी का सपना लाखों बच्चों का हथियार बन चुका था, जिससे वे सपने लिखना सीखते थे। लेकिन पेंसिल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ना मशीन थी, ना ही तकनीक थी और ना ही कच्चा माल। इसलिए ये तीनों के तीनों दोस्त पहुंच गए जर्मनी। सीखी एक बारीकी, लकड़ी की कटिंग, ग्रेफाइट का मिक्स करना, मशीनों का मैकेनिज्म। लेकिन असली परीक्षा यहाँ पर यह थी कि इन सारी की सारी चीजों को भारत में उनको खुद से करना था। अमेरिका से आने वाली सीडर वुड बहुत महंगी थी, तो तीनों दोस्तों ने इंडिया के जंगलों में छान मारा और आखिरकार मिला उनको पॉपुलर वुड, यानी कि चिनार की लकड़ी, हल्की, मजबूत और शार्प करने में आसान। फिर बारी आती है ग्रेफाइट कोर की। महीनों की मेहनत और लोकल साइंटिस्ट की मदद से बना एक परफेक्ट फॉर्मूला, ना ज्यादा सॉफ्ट ना हार्ड, एकदम बैलेंस्ड लीड। और फिर आई सबसे बड़ी चुनौती, मशीन। विदेश से इनके पास मंगाने के पैसे नहीं थे, तो लोकल इंजीनियर्स और कारपेंटर्स की मदद से भारत में ही जुगाड़ टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया एक यूनिक पेंसिल मशीन।
1958 वो साल था जब सिर्फ एक कंपनी ने जन्म नहीं लिया बल्कि एक क्रांति की शुरुआत हुई थी। उस समय हिंदुस्तान पेंसिल लिमिटेड ने अपनी पहली कमर्शियल पेंसिल लॉन्च की, नटराज 621 HB। ना सिर्फ ये भारत के बाजार के लिए थी बल्कि उस सोच के खिलाफ जो कहती थी भारतीय क्वालिटी में पीछे रहते हैं। और ये कोई दिखावटी ब्रांड नहीं था, ये पेंसिल स्मूथ लिखती थी, हाथ में आरामदायक लगती थी और टिकाऊ भी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये सस्ती थी। पर असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है। भारत की जनता मेड इन इंडिया पर यकीन नहीं कर रहा था। किराने के दुकानदारों ने भी यहाँ पर मना कर दिया, अरे साहब ये कौन खरीदेगा, ग्राहक तो विदेशी ब्रांड ही मांगा करते हैं। और ये नटराज टीम के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा अगर दुकानदार नहीं समझते तो हम सीधे बच्चों से बात करेंगे। उसके बाद क्या हुआ ना कि इन लोगों ने स्कूलों में बांटा फ्री पेंसिल, टीचर्स को दिखाया गया डेमो और फिर आया वो मोमेंट जब बच्चों ने पहली बार नटराज से लिखा। ना हाथ गंदे हुए उनके, ना निब टूटी और ना ही शॉपिंग करते समय घिसी उनकी लकड़ी। बस एक स्मूथ फिनिश्ड और ग्रिप वाली राइटिंग एक्सपीरियंस उनको मिला। उन दिनों में पेंसिल सिर्फ लिखने का टूल नहीं बना था, वो भरोसे की शुरुआत थी। एक नई जनरेशन के लिए देसी पेंसिल देश का गर्व बन चुका था। नटराज ने वो कर दिखाया था जो बड़े बड़े MNCs नहीं कर पाए। उन्होंने भारतीय स्कूलों की आत्मा को छू लिया था। अब यहाँ से हम बात करते हैं बर्थ ऑफ अप्सरा की एंड ग्लोबल एक्सपेंशन के बारे में। 1970s का दशक था, भारत तेजी से बदल रहा था। एक नई क्रिएटिविटी क्लास उभर रही थी। डिजाइनर, आर्किटेक्चर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्टिस्ट, इन प्रोफेशनल्स को चाहिए था बिल्कुल स्मूथ, डार्क और हाई क्वालिटी पेंसिल। एक ऐसी पेंसिल जो सिर्फ काम की नहीं, प्रेसिजन की पहचान बने। और तभी जन्म होता है अप्सरा के ब्रांड का। अप्सरा सिर्फ एक पेंसिल नहीं थी, ये एक क्लास थी। इसे बनाया गया था परफेक्शन के लिए, स्केचिंग के लिए, शेडिंग के लिए और यहाँ तक कि ड्राफ्टिंग में बेमिसाल ग्रिप और गहराई के लिए। डार्क ग्रेफाइट, स्मूथ वुडन बॉडी और एक एलिगेंट डिजाइन। अप्सरा ने देसी भी प्रीमियम भी वाली थ्योरी को सच्चाई में बदल दिया था। लेकिन हिंदुस्तान पेंसिल की सोच यहीं पर आके नहीं रुकी। अब उनका सपना था इंडियन पेंसिल को ग्लोबल बनाना। धीरे धीरे भारत की ये पेंसिल्स एशिया से लेकर मिडल ईस्ट, अफ्रीका से लेकर यूरोप के क्लासरूम और स्टूडियोज तक पहुंचने लगे। मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक टैग नहीं था, अब ये एक गौरव बन चुका था। एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जा सकता था हर कोने में, हर भाषा में। और वो अप्सरा की ही पेंसिल थी जिसने भारत की कला को दुनिया की जुबान पे लिखा। अब साल आता है 1991 का। भारत में आता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और साथ ही विदेशी ब्रांड्स की सुनामी, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेबर कैसल, रेनॉल्ट, मित्सुबिशी, सभी ने इंडिया में दस्तक दे दी। हर कोई यहाँ पर यही कह रहा था कि अब इंडियन कंपनीज का टाइम हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। हिंदुस्तान पेंसिल पर भी सवाल उठने लगा था, लेकिन जवाब आया शब्दों में नहीं, इनोवेशंस पर। कंपनी ने समझ लिया था कि सिर्फ सस्ता नहीं, अब चाहिए था स्मार्ट प्लस प्रीमियम। और यहीं से बनता है एक मास्टर प्लान जो कि था इनोवेशन प्लस इंडियन बजट इज इक्वल्स टू मार्केट डोमिनेशन। और फिर इनकी तरफ से आता है एक डस्ट फ्री इरेजर जो कि एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने यहाँ पर पूरे के पूरे गेम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शार्पनर जो पेंसिल नहीं तोड़ता, बॉल पेन जो फ्लो में लिखे, क्रेयॉन्स जिसमें ब्राइटनेस हो और प्राइस ऐसा कि हर घर में आ सके। फेबर कैस्टल के सामने जब हिंदुस्तान पेंसिल खड़ा हुआ तो सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो था आत्मनिर्भर भारत का पहला शिल्पकार। हर एक नए प्रोडक्ट ने एक मैसेज दिया कि इंडियन ब्रांड्स भी टेक सेवी, क्रिएटिव और रिलायबल हो सकता है। और देखते ही देखते ग्लोबल ब्रांड्स को पछाड़कर ये देसी कंपनी बन गई भारत की सबसे भरोसेमंद स्टेशनरी एम्पायर। 90s के दौर में जब ब्रांड्स अपनी पहचान बचाने के लिए हर तरीके से मार्केटिंग कर रहे थे, हिंदुस्तान पेंसिल ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। टीवी पर लॉन्च हुआ एक ऐड जो हर बच्चे और हर घर के भीतर गूंजने वाला था, नटराज पेंसिल चलती ही जाए। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था बल्कि एक प्रॉमिस था जो पेंसिल की ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी को साधारण तरीके से दिखाता था। लेकिन असली गेम चेंजर वो ऐड था जिसमें नटराज पेंसिल हर रेस में सबसे आगे निकल रही थी, द विनिंग रेस। इस ऐड ने सभी ब्रांड से अलग एक बात साबित कर दी, नटराज की पेंसिल में कुछ ऐसा था जो हर चुनौती को आसान बना देती थी। जैसे कि रेस में सबसे आगे निकलने वाली पेंसिल, वो हर परीक्षा, हर मुश्किल, हर दीवार को आसानी से पार कर जाती है। ये केवल ब्रांडिंग नहीं बल्कि ब्रांड्स प्रॉमिस थी जो देश भर में लोगों के दिलों में समा गई। आखिरकार इस ऐड के जरिए नटराज ने अपने कस्टमर के साथ एक अलग ही रिश्ता बनाया। बहुतों ने इसको केवल एक पेंसिल नहीं बल्कि एक साथी मान लिया। नटराज का मतलब अब सिर्फ लिखना नहीं था बल्कि हर भारतीय परिवार की सबसे भरोसेमंद साथी बनना था। अब अगर बात किया जाए तो नटराज का नाम हर घर में मौजूद था, हर बच्चे, हर माता पिता और हर टीचर की पहली पसंद बन चुकी थी। यह ऐड केवल एक विज्ञापन नहीं था बल्कि ब्रांड के लिए एक आंदोलन था जिसने ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस को एक साथ जोड़ दिया। इस ऐड के बाद नटराज ने जो पोजीशनिंग बनाई वो आज तक बरकरार है, एक भरोसेमंद, टिकाऊ और देसी पेंसिल का नाम। आज के टाइम पर नटराज और अप्सरा सिर्फ ब्रांड नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक असली शानदार मिसाल है। तीनों दोस्त की मेहनत, देशभक्ति और सपनों से बना यह साम्राज्य दिखाता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो पेंसिल से भी क्रांति लाई जा सकती है। अब दोस्तों आखिर में उन तीनों दोस्तों के नाम मैं आपको बता देता हूँ जिसकी वजह से इस क्रांति की शुरुआत हुई। उनका नाम है विजय सांघवी, रामनाथ मेहरा और मनसुखानी। तो जब भी आप अगली बार पेंसिल उठाएंगे ना तो ये याद रखना कि
ये सिर्फ टूल नहीं, ये एक विजन है, एक सपना है जो चलती ही जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब इट। मिलते हैं किसी और वीडियो में। राइट इट, डिस्क्राइब इट।